ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का विवाद नहीं हो रहा शांत। बीजेपी ने झारखंड सरकार के फैसले को बताया संवैधानिक, बैठक के बहिष्कार का लिया निर्णय। राज्य उपायुक्त का ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का आदेश। निजी स्कूल प्रबंधकों ने किया विरोध। उपायुक्त से मुलाकात के बाद निर्देश को बताया असंवैधानिक। सरकार और प्रशासन के खिलाफ गुस्से में दुमका के लोग। खराब सड़कें और जल निकासी नहीं होने से हैं परेशान। कई बार शिकायत के बाद मिला सिर्फ आश्वासन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करने को प्राथमिकता बताया। वे रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, उन बच्चों का पुनर्वास करना निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला काम है। अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम का हिस्सा बने रहना ही सीएम सोरेन ने जिक्र किया। और आज राज्य सरकार और झालसा के माध्यम से आज बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए एक मुहिम के रूप में आज हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज उनके लिए मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है। आप लोगों के सहयोग से उन तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस विषय में मेरा कई, एक नहीं अनेकों घटनाएं जो हमारे साथ घटी है, मैंने उसको महसूस किया है, उसका समाधान भी किया और बहुत करीबी से इस तकलीफ को मैंने देखा है। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का विवाद शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी ने झारखंड सरकार की ओर से गठित ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को असंवैधानिक बताते हुए इसकी बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर आदिवासी जनविरोधी पार्टी बताई है। पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये नेगेटिव राजनीति करती है। इस पार्टी का तो मान्यता देना ही नहीं चाहिए। आदिवासियों को सम्मान दिलाने के लिए अगर हमारे मुख्यमंत्री जी आगे आ रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। टीएससी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ना जाकर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदिवासी विरोधी है। इतना सम्मान मुख्यमंत्री जी ने दिया, बाबूलाल मरांडी को बुलाकर उनको सदस्य बनाया, टीएससी कंपनी में दिया, सारा भाजपा के विधायकों को रखा। उसके बाद भी अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आदिवासी समाज के साथ एक धोखा दे रहा है भाजपा। यहाँ की आदिवासी समाज कभी भाजपा के नेताओं को माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी सुख दुख भय आदि प्राप्त करता है। इससे इंद्र का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस भय से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है तो उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से
सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोग को ये परंपरा रही है, मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना है। जब तक वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उसकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है, उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं कि उसका मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी हैं। और जब मुख्यमंत्री है तो फिर मुख्यमंत्री के समस्त विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं वैसे भी। तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर सीएसी का जो प्रावधान किया गया है या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजाति जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो बीजेपी के द्वारा डीएसी की बैठक का बहिष्कार करने को लेकर जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को ट्राइबल का हितैषी नहीं होने की बात कही है। साथ ही कहा कि बाबूलाल के हर सवाल का जवाब टीआरसी की नियमावली में है। वहीं जहां तक महिला सदस्य की बात की जाए तो जामा के विधायक सीता सोरेन इस समिति में शामिल हैं। का मांग है कि इसमें महिला सदस्य होनी चाहिए, तो क्या इसमें महिला सदस्य नहीं है? बाबूलाल जी की मांग है कि इसमें इसका अध्यक्ष ट्राइबल होना चाहिए, क्या इस कमेटी के अध्यक्ष ट्राइबल नहीं है? बाबूलाल जी ने एक बात और कही है कि प्रिमिटिव ट्राइब, तो अभी भी एक पद खाली है, उनको इंतजार कर लेना चाहिए। और बताइए उनकी क्या मांगे? वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही होंगे डीएसी के अध्यक्ष, इस पे सोचना चाहिए क्योंकि ट्राइबल हो, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बाबूलाल जी आप निश्चिंत हो जाइए, अगले 50 साल तक हेमंत सोरेन जी ट्राइबल मुख्यमंत्री के साथ साथ टीएसी के ट्राइबल अध्यक्ष ही रहेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। राज्य उपायुक्त के द्वारा ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी नहीं करने और दूसरा कोई शुल्क नहीं लेने के आदेश का निजी स्कूल प्रबंधकों ने विरोध किया। इस मामले को लेकर निजी स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन ने उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की शिक्षा विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया, सरकार जो भी निर्णय लेगी उसे निजी स्कूलों को मानना होगा। वहीं निजी स्कूल प्रबंधकों ने उपायुक्त के निर्देश को असंवैधानिक बताया। अदर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने उपायुक्त रांची के यूटर्न लिए जाने पर काफी अफसोस जताया। उपायुक्त को पहले विभागीय जानकारी लेने की सलाह दी है। ये तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जो डीसी साहब ने यू टर्न लिया है, क्योंकि अभिभावकों को ऊपर एक उम्मीद जगी थी कि कम से कम अब उनके साथ न्याय होगा, लेकिन उनका यू टर्न लेना कहीं ना कहीं अभिभावकों को निराश करने वाली बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मामले को लेकर के पूरे राज्य के अंदर, राजधानी रांची से लेकर के पूरे राज्य के अंदर हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। जो आदेश निकाला गया था वो 2021 में पिछले साल निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो आदेश था उसके आलोक में निकाला गया था और फिर शिक्षा विभाग से बातचीत की गई है और क्योंकि वहाँ से कोई मार्गदर्शन अभी तक आया नहीं है इस शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए, तो जो आदेश निकाला गया है उसको हम लोग विभाग को मार्गदर्शन के लिए भेजेंगे और जब तक वहाँ से एक स्पष्ट निर्देश नहीं आता है तब तक के लिए जो आदेश निकाला गया है उसको हम लोग अभी अभ्यास में रखें। एनुअल फीस में अभी तो निर्णय कोर्ट का तरफ से आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मई का ऑर्डर आया, जो वर्डिक्ट आया, उसमें बताया गया पिछले साल की जो एनुअल फीस है उसका 85% स्कूल ले सकता है, 15% प्रो राटा रेशियो में उसको नहीं लिया जाएगा, वेव अप किया जाएगा। वो आप छोड़िएगा जो एनुअल फीस आप लोग लिए, ठीक है, बिल्कुल छोड़ेंगे। और जो इस साल जो है वो एनुअल फीस का इस साल का अभी डीसी साहब से बात हुआ है, उन्होंने फिर दे रहा है उसमें, तो उसमें रिव्यू भी उसमें भी क्लियर बताया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसमें बताया गया कि 21-22 सेशन में कोई कटौती
राजधानी रांची में विद्यालय समिति की विशेष बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में कई विधायक और सांसद शामिल हुए। मौके पर संबंधित स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। विद्यालय समिति ने इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद अगली बैठक में इन तमाम कर्मियों को दूर कर एक बार फिर स्कूलों को मान्यता के लिए आवेदन देने की बात कही है। परमिशन के संबंधित स्कूल को मान्यता देने के संबंध में, उसका जमीन वगैरह के संबंध में, लीज सबलीज जो आहारता को पूरा करता, भवन उतना है नहीं है, ये सारे चीज़ों की जांच पड़ताल की गई। बहुत सारे चीज़ों में कमी पाया गया, तो इसलिए पूरे उसके जो कमी पाया गया उसके संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उसके जल्द से जल्द उन सब चीज़ों को पूरा कर ले। उसके बाद अगले जब बैठक होगा उस बैठक में आप पूरे चीज़ों को समिति को उपलब्ध करा दें। बोकारो में स्टेडियम का विरोध कर रहे हैं नरगिरा गांव के आदिवासी विस्थापितों ने उपायुक्त के साथ उनके कार्यालय में अपने कागजातों को दिखाते हुए किसी कीमत पर जमीन स्टेडियम के लिए नहीं देने की बात कही है। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन ने बोकारो स्टील प्रबंधन से भी अधिग्रहित किए गए जमीनों का पूरा विवरण मांगने की बात कही। बोकारो में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का स्थानीय विस्थापित विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर विस्थापितों ने एक दिन पूर्व प्रबंधन और स्थानीय विधायक का पुतला फूका। वहीं आज स्थानीय विस्थापित ग्रामीण बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह के कार्यालय पहुंचे और इस मामले को लेकर एक बैठक भी की है। हम ही लोग का जगह में स्टेडियम बनाया जा रहा है। वो पहले बोले थे कि वहाँ BSL एक बार जमीन लिए थे, वो बोले थे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये तुम लोग का हो जाएगा, मतलब तुम लोग इसमें खेती बाड़ी कर सकता है। हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, अभी अचानक से बोला कि स्टेडियम बनेगा। ये कहाँ का न्याय है? स्टेडियम बनेगा, ये तो पहले नहीं लिखा हुआ था। पहले तो बोला था कि कुछ प्लांट बनेगा, आप ही लोग का बेनिफिट होगा। स्टेडियम बनेगा तो हम लोग का क्या बेनिफिट होगा इसमें? इस सरकार में किसी भी तरह से कोई भी जनता का अन्याय नहीं होगा, न्याय संगत काम होगी। जहाँ तक रही बात आज की जो मीटिंग थी DC साहब के साथ में, सभी रैयतों ने अपनी बातों को रखा है और जिस तरह से बात आ रही है स्टेडियम बनाने का, हमने DC साहब को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रैयतों की बिना सहमति का किसी तरह से कोई भी वहाँ स्टेडियम बनाने का प्रारूप जो है नहीं होना चाहिए। अगर रैयतों की ज़मीन है, BSL ने अधिग्रहण किया है, 60 के दशक में अधिग्रहण हुआ था और उसके बाद भी भौगोलिक दृष्टिकोण से सारा चीज़ को वस्तु स्थिति को देखा जाए, रैयतों के साथ वार्ता की जाए, रैयत संतुष्ट होंगे तभी जो है उसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। आज के बैठक में जो नरकेरा गांव हैं उनके लोग आए थे और जो ग्रामीण हैं उनका दो तरह का डिमांड था। एक तो जो एक्वायर्ड लैंड है उसके डिमार्केशन को लेकर के एक चिंता व्यक्त की गई ग्रामीणों द्वारा। दूसरा जो है कुछ ग्रामीण हैं जिनका कहना था कि वो लगातार उस ज़मीन पर रोजी रोजगार के लिए वहाँ खेती वगैरह करते थे, उनको मुआवजा मिल चुका था, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनका रिहैबिलिटेशन वाला कंपोनेंट जो है उस पर सरकार उनकी मदद करे। तो इस दोनों प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से ली है और इनको जो है नेक्स्ट लेवल पे जो चिन्हितीकरण वाला ज़मीन का जो चिन्हितीकरण करना है उसके लिए हम लोग विदिन 7 to 10 डेज़ अमीन को डिप्लॉय करके वहाँ पे ज़मीन को चिन्हित कर लेंगे कि स्टेडियम किन किन प्लॉट्स पे होने हैं। और जो सोशल इश्यूज़ और सोशल कंपोनेंट है रिहैबिलिटेशन का, डेफिनेटली विल लुक इनटू इट एंड विल ट्राई टू incorporate all those people who are getting displaced by it so that उनके livelihood components को का कोई हैम्पर नहीं हो। और 30 जून को वेज रिवीजन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट में प्रस्तावित हड़ताल में इंटक से संबद्ध बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के शामिल नहीं होने की सूचना पर बोकारो के सेक्टर 2 स्थित बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में सेल के कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर नारेबाजी की गई और नौबत हाथापाई तक आ गई। देखते देखते कार्यालय के बाहर हंगामा होने लगा और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
इस दौरान सेल के कर्मी इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी और बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के महामंत्री वीरेंद्रनाथ चौबे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए महामंत्री बाहर निकले और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया, लेकिन मामला इतना बिगड़ चुका था कि दोनों ओर से धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के समर्थकों ने सेल कर्मियों को मौके से भगा दिया। उन्होंने लिखा है कि हम लोग जो है वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। हम लोग 15:35 से कम में मानने को तैयार नहीं हैं और हम लोगों को इस मांग को जो भी इसको डाइल्यूट करने का प्रयास करेगा हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम लोगों ने देखा है मीटिंग का वीडियो में कि संजीवा रेड्डी साहब जो है वो स्ट्राइक करने के पक्ष में नहीं है। हमारे मान सम्मान अधिकार का बात है जो पिछले 54 महीने से हम लोग जो है वो ग्रसित हैं। तो अब जो है आक्रोश बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आदमी अपना पेट को भूखा रख करके कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, कोई भक्ति नहीं दिखा सकता है। जो हमसे हमारा रोटी छीनने का प्रयास करेगा हम उसका विरोध करेंगे। डिप्लोमा इंजीनियर्स का गुंडागर्दी करने आए थे। डिप्लोमा इंजीनियर का अपना संगठन है। हम लोग बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन जो इंटक से संबद्ध है, संजीव रेड्डी के ही नेतृत्व में ये संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ था 5 यूनियन का। कल डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये शाम को हम लोगों का आ गया निर्णय कि नहीं, संयुक्त मोर्चा के तहत जो आपका पहले से ये वेज रिवीजन संबंधी बातों पर चल रहा है वो चलेगा। मजदूरों के हित में हम लोग आगे हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे। कोरोना पर विजय पाने को लेकर सरकार वैक्सीनेशन के लिए लोगों से लगातार अपील कर रही है। इसे लेकर कई कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रामगढ़ के गोला रोड स्थित आनंद साई दरबार परिसर में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशासन के द्वारा किया गया। इस शिविर में 200 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। संकट के मद्देनजर सभी लोगों को वैक्सीन लेना आवश्यक है और मेरी अपील मैं सभी से अपील करता हूं कि जो भी लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं जो है जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर आकर वैक्सीनेशन करा लें। अपने जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये वैक्सीनेशन कराना बहुत ही आवश्यक है और मेरी अपील है जो कि सुरक्षित है और आपके परिवार के जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। कि पॉपुलेशन होते हैं, एक पॉपुलेशन है जिसमें मैंने दोनों डोज ले लिया और यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सबों में किसी ने एक डोज लिया है और किसी का पहला डोज। तो आप अगर समझेंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि टीका लेना क्यों महत्वपूर्ण है। एक सपोज करिए कि बाहरी कोई एक आदमी होता है जो इन्फेक्टेड है और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ क्योंकि मैंने दोनों डोज लिया। मैं यहाँ आई हूँ साईं मंदिर में जो चट्टी बाजार के रोड में है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ वैक्सीनेशन का एक साइट क्रिएट किया गया है। 100 लोगों की अपेक्षा थी लेकिन यहाँ लगता है 1000 लोग आ चुके हैं। सबने बड़ा उत्साह है वैक्सीनेशन लेने का। यहाँ दोनों तरह की वैक्सीन है लेकिन कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कोई खास फर्क नहीं है, आप दोनों ही ले सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के मोराबादी कैंपस में एक बार फिर ई लर्निंग सेंटर से नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। दरअसल इस सेंटर का रीओपन हुआ है। इससे पहले सेंटर कबाड़ हो चुका था। काफ़ी खराब स्थिति होने के कारण इसे दुरुस्त करके एक बार फिर से विद्यार्थियों के लिए खोला जा रहा है। वहीं मोराबादी कैंपस से लर्निंग सेंटर में जहां कुलपति कामिनी कुमार के साथ अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये ई लर्निंग सेंटर की स्थापना हमारी 2008 में हुई थी और उस समय वहाँ 30 कंप्यूटर लगे थे और वो इंटरकनेक्टेड थे। इससे 30 मॉनिटर थे, एक कंप्यूटर से कनेक्टेड थे और वहाँ बच्चों को इन्फ्लिबिनेट की सुविधा थी। इसको हमने अपग्रेड कर दिया है। अब जो 30 कंप्यूटर लगे हैं, 30 मॉनिटर हैं, उसके साथ 30 कंप्यूटर हैं और 30 कंप्यूटर में हर बच्चा इंडिविजुअली उसको हैंडल कर सकता है। इसमें करीब हमारे पास 6000 जर्नल्स हैं और ये सारी ई बुक्स और ई जर्नल्स हमको उपलब्ध हुए हैं गांधीनगर में, अहमदाबाद में जो ई लाइब्रेरी।
करिश्मा सिन्हा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, ई लर्निंग सेंटर का एक बार फिर से उद्घाटन किया गया जो कि कबाड़ में तब्दील हो गया था, शुरुआत कैसी है इस बार की? जी देखिए सागर, 11 वर्ष पहले इसका उद्घाटन हुआ था। हालांकि देखिए 11 वर्ष के बाद उसका उद्घाटन होने के बाद कुछ ऐसा काम या कार्य नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से कबाड़ बन गई थी। अब आज जो उद्घाटन किया गया वो अपग्रेड करके किया गया है। देखिए जो छात्र की जो जरूरत कंप्यूटर वहाँ रखा गया है ताकि जो भी सुविधाएं छात्र को नहीं मिल पा रही थी वो वहाँ पे मिल जाए। देखिए पूरा परिसर में वाईफाई लगा दिया गया है, लेकिन अब ऐसा बात चल रहा है कि अब आप उसको छात्र को जल्द से जल्द मिल जाएगा। लेकिन देखिए 11 वर्ष पहले ये जो बना गया था उसमें अपग्रेड नहीं किया गया था, और चूंकि जितने भी छात्र हैं उन लोगों को जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब 11 वर्ष के बाद फिर से, क्योंकि 11 वर्ष से कुछ हो नहीं पा रहा था, कबाड़ बन गया था, तो अब 11 वर्ष के बाद इसको अपग्रेड करके कुलपति ने साफ तौर पर ये जानकारी दी है कि अब ये जितने भी छात्र हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी 11 वर्ष से, उनको ये सुविधाएं मिल पाएगी। जी सागर जी, लेकिन शुरुआत काफी दिनों के बाद, क्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ बदलाव भी अब देखा जाएगा? सागर देखिए 11 वर्ष से जो चल रहा था उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि 30 कंप्यूटर रख दिए। लेकिन बात यहाँ पे छात्रों का भी होता है कि जब हमने छात्रों से बात की तो छात्रों ने भी यही कहा कि पिछले साल अगर लर्निंग सेंटर की बात करें तो लर्निंग सेंटर में काफी कुछ थी, लेकिन छात्रों की जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल नहीं दे पा रही थी वो सेंटर। लेकिन इस बार कामिनी कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम लोग पिछले बार छात्रों से पूछे थे कि क्या कुछ वहां पे दिया जाए ताकि उन लोगों की जो पढ़ाई है वो रुक ना पाए। तो कामिनी कुमार ने ये बोला है कि इस बार जो अपग्रेड करके आया है और छात्र अच्छे से सुविधाएं जो वहाँ पे मिली है उसका फायदा उठा पाएंगे। जी सागर। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ये लर्निंग सेंटर का उद्घाटन, रांची की तस्वीर। इसकी शुरुआत अब काफी बेहतर तरीके से एक बार फिर से अब हो रही है। तो नॉलेज सेंटर का रीओपन, और एक बार फिर से जब शुरुआत हुई तो कुलपति ने कहा कि अब बेहतर तरीके से इसका संचालन होगा। जो तस्वीरें कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई थी अब वैसे हालात यहाँ के नहीं दिखाई देंगे और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। तो चलिए, बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।